हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेगुलर 6:30 बजे शाम को एक वीडियो पढ़ते हैं। एक वीडियो पब्लिश होता है हमारे चैनल पे, हेवन एकेडमी पे, जहाँ पे हम लोग मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। और ये किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, किसी एक एग्जाम का नहीं है। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बहुत काम आएगा। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं। इसके पहले हम लोगों ने 16 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ये हम लोगों का 17वां वीडियो है। और आपको पता होगा कि हम लोग कितने डीप में पढ़ रहे हैं और कितना आराम से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं, हमें किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है। हम लोग एक एक वीडियो डेली पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के, और बीच बीच में हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग सुबह एक वीडियो पढ़ रहे हैं फिजिक्स के। तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। चलिए, औरंगजेब हमने स्टार्ट कर दिया था, और आज हम लोग औरंगजेब के बारे में और डीप नॉलेज देखते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बैटल ऑफ सक्सेसरशिप, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध। हालांकि इसके पहले मैंने औरंगजेब के बारे में आपको बता दिया था। मुझे पहले ये बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। आप यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब औरंगजेब किस प्रकार से गद्दी पर बैठा था, कौन कौन से युद्ध उसने किए गद्दी पर बैठने के लिए, वो हमें बेसिकली यहाँ पे पढ़ना है। वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जो बैटल ऑफ सक्सेसरशिप में, मतलब उत्तराधिकार का युद्ध जो है, उसमें जो पहला युद्ध था वो था बहादुरपुर का युद्ध। कौन था? बहादुरपुर का युद्ध, बैटल ऑफ बहादुरपुर बोलते हैं इसे। और ये हुआ था 14 फरवरी 1658 को। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 14 फरवरी 1658 में। और ये किसके किसके बीच हुआ था? तो शाह सुजा और रॉयल आर्मी के बीच हुआ था। शाह सुजा मैंने बताया था, ये किसका लड़का था? औरंगजेब का भाई है, और शाहजहां का लड़का है। शाहजहां के 4 लड़के थे, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो शाह सुजा और रॉयल आर्मी के बीच में लड़ाई होती है, वो युद्ध होता है। कब होता है? 14 फरवरी 1658 में। और रॉयल आर्मी बेसिकली क्या थी, ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं बता दूं। रॉयल आर्मी का मतलब होता है जो मुगल सेना थी, जो मुगल सेना थी उसी को बोलते हैं रॉयल आर्मी। और रॉयल आर्मी को लीड कौन कर रहे थे, इसकी तरफ से कौन था? तो जय सिंह और सुलेमान सिकोह थे। तो शाह सुजा और रॉयल आर्मी के बीच में युद्ध होता है, और इसमें विजय किसकी होती है, जीत किसकी होती है? रॉयल आर्मी की इसमें जीत होती है। ठीक है, रॉयल आर्मी की तरफ से कौन कौन लड़ रहे थे? जय सिंह और सुलेमान सिकोह। आगे बढ़ते हैं, दूसरा युद्ध देखें उत्तराधिकार का। दूसरा युद्ध होता है धर्मट का युद्ध। ये तो आपने जरूर सुना होगा। और धर्मट का युद्ध जो होगा वो होगा 15 अप्रैल 1658 में। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बार बार चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि एक बार में आप 2-3 बार अगर सुन लेंगे, तुरंत तुरंत अगर आपको 2-3 बार सुनने को मिल जाएगा। देखिए, पढ़ने से ज़्यादा सुनने से याद होता है। इसीलिए मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो 10 मिनट में खत्म कर दूँ वीडियो को, लेकिन उससे क्या मतलब है? आपको समझ में आना चाहिए, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। तो 2-3 बार मैं बोलता हूँ, तो आपको 2-3 बार कान में आवाज़ जाएगी, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। एग्जाम में जैसे ही आप देखेंगे टिक कर देंगे, ठीक है। तो उससे परेशान नहीं होना है, मैं बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ। तो धर्मट का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। और ये एक बार फिर से होता है, रॉयल आर्मी एक तरफ से रहती है, लेकिन इस बार यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और इस बार हो जाएगा औरंगजेब और मुराद। देखिए, औरंगजेब बहुत चालाक था। उसने देखा कि पहला युद्ध जो हुआ बैटल ऑफ बहादुरपुर, उसमें इसने देखा कि शाह सुजा अकेले लड़ा तो हार गया रॉयल आर्मी से। इसीलिए औरंगजेब ने अपने छोटे भाई मुराद को मिलाया। और हालांकि औरंगजेब बहुत चालाक था, काम निकलने के बाद वो सबको हटा देता था अपने रास्ते से। तो उसने, उसको जरूरत थी तो मुराद बख्श को अपने साथ लिया। इसका पूरा नाम था मुराद बख्श। और औरंगजेब और मुराद बख्श दोनों साथ में लड़े रॉयल आर्मी से, और इन्होंने रॉयल आर्मी को हरा दिया। और इस बार रॉयल आर्मी को लीड कौन कर रहे थे, उनकी तरफ से कौन था? तो जसवंत सिंह और कासिम खान थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रॉयल आर्मी की तरफ से जसवंत सिंह और कासिम खान लड़ रहे थे, और उधर से दूसरी तरफ से औरंगजेब और मुराद बख्श थे। और इस बार मुराद बख्श और औरंगजेब की जीत हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा युद्ध होता है उत्तराधिकार के युद्ध में, सामूगढ़ का युद्ध। और सामूगढ़ का युद्ध कब होता है? 29 मई 1658। ये डेट आपको बुक में शायद क्लियर ना मिले, तो मैंने इसको बहुत सर्च करने के बाद ये हमको डेट मिला है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा डेट आपको मेंशन कर दिया है। हर जगह केवल ईयर मिलता है, यहाँ पे आपको मैंने डेट भी मेंशन कर दिया है, ताकि अगर एग्जाम में डेट वाइज पूछता है तो भी आप गलती ना करें, कर पाए आंसर। तो सामूगढ़ का युद्ध होता है, ये होता है दारा सिको, जो कि सबसे बड़ा लड़का था शाहजहां का, और औरंगजेब और मुराद बख्श। मैंने बताया कि औरंगजेब और मुराद बख्श क्या हुआ, साथ में लड़ रहे थे, जो भी लड़ाई हो रही थी उत्तराधिकार का। तो औरंगजेब और मुराद बख्श एक बार फिर से जीत जाते हैं, और इस बार दारा सिको की हार हो जाती है। दारा सिको को हराने के बाद इस युद्ध में औरंगजेब क्या करता है? अब उसका काम तो निकल चुका था, उसे पता चल गया अब तो हमें सिंहासन मिल ही गया।
उसने क्या किया, जैसे ही सिंहासन मिला, सामूगढ़ का युद्ध में विजय हुआ उसका, उसने अपने छोटे भाई मुराद बख्श की हत्या कर दी। ठीक है, बहुत ही चालाक था, बहुत ही मतलबी था। मतलब निकल जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। और इसीलिए इसको बोलते हैं निर्णायक युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध के बाद इसने अपना प्रथम राज्याभिषेक करा लिया था। हालांकि अभी देखिए, अभी मरा कोई नहीं है, अभी दारा सिकोह भी जिंदा है, लेकिन मरा केवल है मुराद बख्श। दारा सिकोह भी जिंदा है, और जो पहले युद्ध में शाह सुजा था वो भी अभी जिंदा है। अभी एक एक युद्ध और होगा। तो एक भाई इनका मर चुका है, अभी 3 लोग जीवित हैं। लेकिन निर्णायक युद्ध इसलिए था क्योंकि आप देखिए, दारा सिकोह भी हार चुका है और शाह सुजा भी हार चुका है। तो औरंगजेब को पता चल गया, अब तो उसे शासक मिल ही जाएगा, अब गद्दी उसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इसको निर्णायक युद्ध बोलते हैं। और यहीं पे इसने आगरा में अपना पहला राज्याभिषेक कराया था 1658 में। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। नेक्स्ट उत्तराधिकार का युद्ध देखते हैं। ये हुआ था खजुआ का युद्ध। कौन सा? खंजुआ का युद्ध। कहीं कहीं खंजुआ मिलता है तो उससे परेशान नहीं होना है, ठीक है। और ये हुआ था 5 जनवरी 1659 को, 5 ऑफ जनवरी 1659। और किसके किसके बीच हुआ था? शाह सुजा और औरंगजेब। तो शाह सुजा और औरंगजेब के बीच जो युद्ध होता है उसका नाम था खंजुआ का युद्ध। और ये हुआ था 5 जनवरी 1659। और इसमें एक बार फिर से औरंगजेब ने किसको हरा दिया? शाह सुजा को। तो शाह सुजा इस बार दोबारा हार गया, और उसके बाद औरंगजेब अब पूरी तरीके से पावर में आ गया। नेक्स्ट युद्ध देखते हैं, जो आखिरी उत्तराधिकार का युद्ध होगा। उत्तराधिकार में टोटल 5 युद्ध हुए थे, ठीक है। तो शाहजहां के बाद जो उत्तराधिकार की लड़ाई हुई थी उसमें टोटल 5 युद्ध हुए थे। 4 हमने देख लिया, अब हम लोग 5वां देखने जा रहे हैं, देवराई का युद्ध, ठीक है। एक बार ऑलरेडी हरा चुका था औरंगजेब किसको? दारा सिकोह को। अब इस बार दोबारा हराएगा, और ये फाइनल हार रहेगी दारा सिकोह के। तो देवराई का युद्ध जो कि हुआ था 13 मार्च 1659 को, इसमें औरंगजेब दारा सिकोह को हरा देता है। और फाइनली ये क्या करेगा? दारा सिकोह को हराने के बाद उसकी हत्या करवा देता है। हालांकि देखिए, दारा सिकोह को यहाँ पे ये हराता है, और उसके बाद वहां से इसको पकड़ के ये ले आता है दिल्ली, और दिल्ली में लाल किला के सामने ही इसकी हत्या करवा देता है। तो देखिए कितना निर्दयी था औरंगजेब। इसने अपने बड़े भाई के, पहले तो छोटे भाई की हत्या की उससे काम निकलवाने के बाद, और यहाँ पे बड़े भाई की भी हत्या करवा दी थी इसने, ठीक है। अगर दारा सिकोह कैसे हारा ये देखिए, तो यहाँ पे एक दरार एक जगह थी, वहाँ का एक जमींदार था जीवन मलिक, ठीक है। और इसी जीवन मलिक ने दारा सिकोह का साथ देने का वादा किया था, लेकिन इसने दारा सिकोह के साथ विश्वासघात कर दिया, और ये औरंगजेब की तरफ मिल गया, जिसकी वजह से दारा सिकोह की हार हो गई। और ये फाइनल हार थी। इसके बाद औरंगजेब पूरी तरीके से गद्दी पे बैठ जाएगा। इसके पहले 1658 में मैंने बताया कि इसने क्या किया था, साबूगढ़ के युद्ध के बाद अपना राज्याभिषेक कराया था, पहला राज्याभिषेक। और जब यहाँ पे फाइनली देवराई के युद्ध में हराता है दारा सिकोह को, तो ये 1659 में लाल किला में अपना दूसरा राज्याभिषेक कराता है। तो पहला राज्याभिषेक इसने 1658 में आगरा में कराया था, और दूसरा राज्याभिषेक इसने 1659 में लाल किला में करवाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसने सिक्कों पर कलमा छपवाने पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था सिक्कों पर कलमा छपवाना क्या होता था, मतलब कलमा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते थे इस्लाम धर्म से रिलेटेड, वो सिक्कों पर छपवाए जाते थे। देखिए आज ही देख लीजिए, सिक्कों पे हमारे सत्यमेव जयते वगैरह लिखा रहता है, ठीक है, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जब हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो सत्यमेव जयते वर्ड है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, तो उसको भी हमारे सिक्कों पर छपाया जाता है। वैसे ही पहले सिक्कों पर कलमा छपवाने का जो प्रथा था, क्योंकि वो लोग मुस्लिम शासक थे, इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, तो इसीलिए वो लोग सिक्कों पे कलमा छपवाते थे। तो औरंगजेब ने इस पे क्या किया? प्रतिबंध लगवा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, आपको पता होगा कि जो अकबर था इसने क्या किया था अपने शासनकाल में, तीर्थ यात्रा कर पे बैन लगा दिया था। मतलब तीर्थ यात्रा कर फ्री कर दिया था, अब तीर्थ यात्रा कर नहीं लगेगा, कोई भी तीर्थ यात्रा करने जा सकता है फ्री में। लेकिन जो औरंगजेब था इसने 1664 में पुनः तीर्थ यात्रा कर लगाया, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछता है कि पुनः तीर्थ यात्रा कर किसने लगाया था, तो ये लगाया था औरंगजेब ने। कब लगाया था? 1664 में। नेक्स्ट पॉइंट, 1664 में ही प्रथम लूट होती है सूरत की, किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। मैं थोड़ा सा शिवाजी के बारे में भी आपको आइडिया देता हूँ। देखिए अभी हम लोग जब मराठा शासन पढ़ेंगे ये सब खत्म करने के बाद, तो वहाँ पे आपको डिटेल में शिवाजी के बारे में नॉलेज मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे शिवाजी के बारे में देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी तो इन्होंने ही शुरुआत की थी मराठा साम्राज्य की, और इन्हें एक चीज़ पता था, ये काफ़ी ज़्यादा कट्टर हिंदू समर्थक थे, ठीक है। जो औरंगजेब था ये कट्टर मुस्लिम समर्थक था, और जो शिवाजी थे ये कट्टर हिंदू समर्थक थे। इन्हें एक चीज़ तो पता था कि औरंगजेब की इतनी विशाल सेना थी, ये औरंगजेब की सेना को मात नहीं दे पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इन्होंने एक चीज़ सोचा कि हम हरा तो नहीं सकते हैं उसको, लेकिन कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसका नुकसान करवा सकते हैं। और बिल्कुल ये सही बात थी। इन्होंने क्या किया, यही प्रण लिया कि मैं जब तक जीऊँगा, मुस्लिम शासकों को या औरंगजेब का जब भी शासन चलेगा, मैं जब भी रहूँगा तो क्या करूँगा, इन लोगों का नाश करूँगा, और जितना नुकसान हो सकेगा मैं औरंगजेब या मुगल शासकों का नाश करूँगा, नुकसान पहुँचाऊँगा। और इसी के तहत इन्होंने 1664 में
पहली बार सूरत की लूट की। अच्छा, सूरत में ही लूट क्यों की? क्योंकि सूरत जो था वो मुगलों का एक बहुत ही बड़ा व्यापारिक अड्डा था, वहाँ पे बंदरगाह था मुगलों का, और इसीलिए उन्होंने पहली बार वहाँ पे लूट की, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे। और डेफिनेटली जब इन्होंने लूट की तो औरंगजेब को काफ़ी नुकसान पहुँचा, और इसीलिए औरंगजेब ने अपने एक सेनापति जय सिंह को शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजी। और जय सिंह और शिवाजी के बीच में 1665 में एक संधि होती है जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1665 में पुरंदर की संधि हुई जय सिंह और शिवाजी के बीच में। और इस पुरंदर की संधि के बाद ये बात हुई कि शिवाजी निहत्थे मतलब बिना किसी हथियार के औरंगजेब के दरबार में जाएंगे और वहाँ पे औरंगजेब से मिलेंगे और कुछ बातचीत हो गई। तो यहाँ पे धोखाधड़ी की थी औरंगजेब ने, गलती से इनको निहत्थे बुला लिया। हालांकि ये काफ़ी डेयरिंग पर्सन थे शिवाजी, इन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और ये निहत्थे पहुँच गए औरंगजेब से बात करने। और यहीं पे औरंगजेब ने मौके का फ़ायदा उठा के इनको क्या किया, बंदी बना लिया, और बंदी बना के जयपुर भवन आगरा में इनको कैद करवा दिया। ये कंफ्यूज मत होइएगा, जयपुर भवन नाम है और ये कहाँ पे है, तो आगरा में था, और इनको वहाँ पे कैद कर लिया गया। लेकिन ये क्या किए, ये चालाकी से वहाँ से भाग निकले एक बार, और इन्होंने दोबारा सेकेंड लूट ऑफ सूरत की 1670 में। पहला लूट जो हुआ था सूरत का वो हुआ था 1664 में शिवाजी के द्वारा, और ये जयपुर भवन आगरा से कैद से निकलकर भाग गए शिवाजी, और इन्होंने सूरत की दूसरी लूट की 1670 में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए मैंने फिर से लिख दिया है ताकि आप दोबारा देखें, दोबारा याद हो जाए। नौरोज और प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने। दास प्रथा खत्म किसने किया था? औरंगजेब ने। सती प्रथा खत्म किसने किया था? औरंगजेब ने। सिजदा बाइबोध किसने खत्म किया? औरंगजेब ने। ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसने 1668 में हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, 1668 में हिंदू त्योहारों पर किसने प्रतिबंध लगाया? औरंगजेब ने। लेकिन साथ ही साथ देखिए इसने मुस्लिमों के भी एक त्योहार पर प्रतिबंध लगाया था जो कि है मुहर्रम। तो मुहर्रम और साथ ही साथ हिंदू त्योहारों पर 1668 में औरंगजेब ने बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। इसने 1669 में 3 मंदिर नष्ट करवाए, ये भी आपको याद रखना है। 3 मंदिर कौन कौन से थे, तो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि वाराणसी में है, हर कोई जानता होगा, और तीसरा है केशव राय मंदिर मथुरा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1669 में औरंगजेब ने 3 मंदिर नष्ट करवाए थे क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम था, तो हिंदुओं से इसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, हिंदुओं का बिल्कुल नाश करना चाहता था ये, इसीलिए इसने 3 मंदिर नष्ट करवाए थे। पहला गुजरात का सोमनाथ मंदिर, दूसरा काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, और तीसरा केशव राय मंदिर मथुरा। तो इन तीनों मंदिरों को किसने नष्ट करवाया था? औरंगजेब ने। आगे बढ़ते हैं। 1675 में इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ठीक है, इसके पहले आपने देखा था कि सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने कराई थी? जहांगीर ने करवाई थी। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या 1675 में किसने कराया? ये करवाया औरंगजेब ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसने जजिया कर को फिर से लगा दिया। इसके पहले आपने देखा था कि औरंगजेब ने जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन फिर से जजिया कर आ गया था, और जजिया कर किसने लगाया फिर से? तो वो औरंगजेब लगाया। और जजिया कर क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, हिंदुओं को ये टैक्स देना पड़ता था। हिंदुओं क्या बोले, बेसिकली बोल दीजिए नॉन मुस्लिम, मुस्लिम ना होने का ये टैक्स देना पड़ता था। अपनी कमाई का 1/2 से 2/3 मतलब 50% टू 67% आपको ये टैक्स देना पड़ता था मुस्लिम ना होने का। तो ये दोबारा किसने लगाया? औरंगजेब ने लगा दिया। औरंगजेब के 5 पुत्र थे। ठीक है, 5 पुत्र थे, और इसका जो लड़का था अकबर, ठीक है, तो ये वो वाला अकबर नहीं है, ये औरंगजेब का लड़का है अकबर, और इसने भी विद्रोह कर दिया था। इसके पहले मैंने बताया था कि सलीम ने अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था, उसके बाद फिर जहांगीर के लड़के ने भी विद्रोह कर दिया था, खुसरो ने, और अब देख रहे हैं कि औरंगजेब का लड़का अकबर अपने ही फादर के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। और ये विद्रोह कब किया था? 1681 में। तो 1681 में अकबर का विद्रोह होता है जो कि औरंगजेब का लड़का था। और इसकी मदद किसने की थी? शिवाजी के पुत्र संभाजी। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिवाजी के पुत्र संभाजी ने अकबर की मदद की, उसने औरंगजेब के खिलाफ जब विद्रोह किया था। आगे बढ़ते हैं। 1682 में ये अपने साउथ इंडिया मिशन पे जाता है। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब 1682 में साउथ इंडिया की तरफ जाता है, और ऐसा बोला जाता है, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि इसने थोड़े से जगह के लालच में अपना पूरा मुगल एम्पायर बर्बाद कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि औरंगजेब के मरने के बाद ही, जैसे ही औरंगजेब की डेथ होती है, उसी के बाद से मुगल काल का जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। मतलब आप देखेंगे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मतलब मुगलों का पतन। तो अभी तक तो मुगल शासन, और खासकर औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शासन जो था अपने चरम पे था, मतलब ये काफ़ी पावरफुल हो चुका था, और सबसे ज़्यादा सूबे इसने मुगल शासन में मिला लिए थे। लेकिन
इसको उतने से संतोष नहीं हुआ और ये साउथ इंडिया की तरफ फालतू में भाग गया। इसके पहले जो भी शासन करने आते थे मुगल शासक, वो साउथ इंडिया की तरफ ध्यान नहीं देते थे, नॉर्थ इंडिया से ही खुश थे। लेकिन ये इतना ज़्यादा इसको महत्वाकांक्षी था, इतना ज़्यादा सोचता था अपने बारे में कि हम कितना अपने अंडर में ले लें, तो इसीलिए साउथ इंडिया मिशन पे गया। और ऐसा बोलते हैं इतिहासकार कि साउथ इंडिया इसकी कब्र साबित हुई। मतलब वहीं पे जाने के बाद ये ऐसा हो गया कि कभी लौट ही नहीं पाया। अगर देखा जाए तो शाहजहां के शासनकाल में, मुगल काल में टोटल 19 सूबे थे। सूबे का मतलब क्या होता है? छोटा छोटा प्रांत। जैसे देखिए उत्तर प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया, बिहार वाला एरिया हो गया, दिल्ली वाला एरिया हो गया, अजमेर वाला एरिया हो गया। तो इस तरीके से इसको सूबा बोलते थे। तो शाहजहां के शासनकाल तक टोटल 19 सूबे थे। और जब औरंगजेब आया तो इसने 19 में 2 और सूबे मिला दिए और टोटल कितने सूबे हो गए मुगल काल में? 21 सूबे, मतलब 21 प्रोविंसेस बोल सकते हैं। इस तरीके से 21 सूबे हो गए मुगल काल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से 2 सूबे इसने जोड़े साउथ इंडिया के? तो 1687 में इसने गोलकुंडा को जोड़ा था और 1686 में बीजापुर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, औरंगजेब ने 2 सूबे जोड़े थे साउथ इंडिया के अपने शासनकाल में। 1686 में इसने बीजापुर को अपने अंडर किया और 1687 में गोलकुंडा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1689 ने इसने क्या किया? संभाजी पर आक्रमण कर दिया। ठीक है। संभाजी कौन थे? आपको पता ही होगा, मराठा शासक। इसके पहले मैंने शिवाजी बताया और शिवाजी के बाद मैंने संभाजी बताया। संभाजी को इसने क्यों अटैक किया? संभाजी के ऊपर इसने क्यों आक्रमण किया? क्योंकि जब 1681 में इनका पुत्र अकबर, औरंगजेब का पुत्र अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था, तो संभाजी ने उसकी मदद की थी, जो कि शिवाजी के लड़के थे। ठीक है। और जब साउथ इंडिया से लौटा ये, तो इसने क्या किया? पहला काम यही किया कि संभाजी से अपना बदला लेने के लिए इसने संभाजी पे अटैक करवाया और उनकी हत्या कर दी। तो संभाजी की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने करवाई थी। इनकी पत्नी येसुबाई और इनके सन साहू जी को इसने क्या किया? कैद करवा लिया। तो संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके सन, उनके लड़के जो थे साहू को किसने कैद करवा लिया था? औरंगजेब ने कैद करवा लिया था। और औरंगजेब का वजीर कौन था? तो याद रखना है, इनका वजीर था असद खान। ठीक है। औरंगजेब का वजीर कौन था? असद खान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा और सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको इतिहास से रिलेटेड मिल रही होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजरेगा, अच्छे से आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, आपका स्वास्थ्य सही होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।